डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास का हिंदी। गद्य खंड से पहला चैप्टर है जिसका शीर्षक है बातचीत। आइए सबसे पहले हम इस पाठ के लेखक का परिचय प्राप्त करते हैं। हिंदी का एडिशन भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक तथा आधुनिक हिंदी के प्रमुख साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता व्यवसायी थे और माँ इनकी गृहिणी थी। पिता के व्यवसाय का वह अक्षर भी इनको रास नहीं आया, लेकिन साहित्य का 100 अक्षर छोड़कर इन्हें कुछ याद भी नहीं रहा। इसका प्रमाण यह है कि 32 वर्षों तक अपनी मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप का संपादन ये घाटा सहकर करते रहे। बचपन से ही उग्र स्वभाव के, उसूलों के पक्के और ये सिद्धांतवादी इंसान थे। मिशन स्कूल के प्राचार्य जो एक ईसाई पादरी थे, उनके साथ वाद विवाद हुआ तो उन्होंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। घर पर रहकर वे अध्ययन करने लगे। हिंदी, संस्कृत, फारसी कई विषयों का उन्होंने अध्ययन किया। पारिवारिक कलह के कारण वे कुछ दिन व्यवसाय किए, अपने पैतृक मकान को छोड़ दिए और अध्यापन कार्य में लग गए। लेकिन धार्मिक सिद्धांतों के कारण अध्यापक पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर भी जिंदगी की कश्ती को भंवर में उतारने वाले समर्पित साहित्यकार समस्याओं की लहरों से कभी डरने वाले नहीं थे और वे ताउम्र हिंदी की खिदमत करते रहे। उन्हें तो बस इस बात से ही तसल्ली थी कि ये क्या कम है कि दुनिया हमें बर्बाद करती है, मगर मरने के बाद भी हमें याद करती है। अब हम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो लेखक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जिन जिन तथ्यों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, आइए स्क्रीन पर नजर डालिए। हम आपको बारी बारी से समझाने जा रहे हैं। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी। इनका निवास स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश था। इनके माता का नाम पार्वती देवी था। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। ये व्यवसाय किए, अध्यापन किए, उसके बाद ये लेखन और संपादन में लग गए। सबसे अधिक समय तक इनका लगाव जुड़ाव संपादन से रहा। सबसे अधिक समय तक इनका लगाव और जुड़ाव संपादन कार्य से रहा। ये आधुनिक काल और भारतेंदु युग के लेखक माने जाते हैं। इनके जीवन की विशेष परिस्थिति थी। पिता के निधन के बाद गृह कलह के कारण पैतृक घर को छोड़कर
आर्थिक संकट से जूझना। इनके जीवन की विशेष परिस्थिति थी पिता के निधन के बाद गृह कलह के कारण पैतृक घर को छोड़कर आर्थिक संकट से जूझना। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी भाषा से इनका संबंध रहा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे उपन्यास की। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। इनके प्रमुख नाटक हैं पद्मावती, बेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कटर सुम की एक नकल, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी एक वैद, रेल का विकट खेल, बाल विवाह इत्यादि। प्रहसन भी ये लिखे थे, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आधार विडंबन इत्यादि। 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखे, जिसमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। अब हम बातचीत पाठ का सारांश पढ़ेंगे। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर जो भी दिखा रहा हूं वह आपके लिए नोट्स होगा। परीक्षा में आंसर लिखना होगा तो आप जो दिया हुआ तथ्य है उसी को लिखिएगा। इसके अलावा जो मैं आपको समझा रहा हूं वह केवल समझने के लिए है, उसको लिखना नहीं है, नहीं तो आपका आंसर बहुत लंबा हो जाएगा। तो कोई भी पाठ सारांश जब परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो आप सबसे पहले 1-2 लाइन लेखक के बारे में जरूर लिखें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, बातचीत आधुनिक हिंदी साहित्य को एक नई दिशा देने वाले भारतेंदु युग के महान पत्रकार, निबंधकार, नाटककार तथा आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक बालकृष्ण भट्ट का ललित निबंध है। ये ध्यान दीजिए, ललित निबंध को हमने बोल्ड किया है। जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं तो पूछा जाता है कि बातचीत किस प्रकार का निबंध है, तो इसका उत्तर होता है ललित निबंध। या बातचीत किस प्रकार की रचना है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ललित निबंध। आगे बढ़ते हैं। वाक शक्ति आदमी के लिए कुदरत का एक हसीन और जरूरी तोहफा है। इसके बिना दुनिया गूंगी और बहरी हो जाती तथा जिंदगी के बहुत से रंगों का अस्तित्व ही नहीं होता। लेखक सबसे पहले यह कहना चाहता है कि बातचीत जो करने की हमको कला मिली है, जो हमें वाक शक्ति मिली है, अगर ये नहीं मिलती तो हमारे जिंदगी का रंग कुछ और होता। इसके बिना हम लोग गूंगे और बहरे होते और कहीं अकेले बैठे रहते, किसी से ठीक से बात भी नहीं कर पाते, अपने जज्बात को दूसरे को न ठीक से समझा पाते न समझ पाते। हमारे विचारों का संचार अधूरा रह जाता। हमारे जिंदगी की तस्वीर ही कुछ अलग किस्म की होती। हम इतना ही भर कह सकते हैं कि अगर तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। लेखक आगे कहना चाहता है कि बातचीत और स्पीच में बहुत फर्क होता है। बातचीत में सादगी और बनावटीपन का अभाव होता है,
यह स्वाभाविक मन एवं दिल की तरंगे हैं जो होठों पर आवाज बनकर आती हैं। यानी कि जब इंसान किसी से बातचीत करता है तो दिल की बात को वह बड़ी आसानी से कहता है, स्वाभाविक रूप से कहता है। जब दो आदमी बैठते हैं तो अपने मन की बातों को सहज ढंग से कहते हैं, शिकवा शिकायत जो भी हो वो खुले मन से करते हैं। लेकिन वही जब कोई व्यक्ति भाषण देने के लिए खड़ा होता है, स्पीच देता है, तो उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि हमारी बातचीत, हमारी भाषा शैली प्रभावशाली हो, लोग हमें वाह वाह कहें, हमें तालियों की गड़गड़ाहट मिले। इसलिए उसमें स्वाभाविकता का अभाव पाया जाता है। सबसे अच्छी बातचीत दो के बीच होती है। 2 से 3 होने पर बातचीत में रुकावट महसूस होती है। 3 से 4 होने पर औपचारिकता भर रह जाती है। यानी कि सबसे अच्छे ढंग से जब 2 आदमी होते हैं तो बातचीत करते हैं। जो 2 के बीच जब तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, तो वो बातचीत उतने खुले मन से नहीं हो पाएगी, औपचारिकता बन के रह जाएगी। भिन्न भिन्न तरह के लोगों के बातचीत का मुद्दा भी अलग अलग होता है। इसमें उम्र, उनकी जीवन शैली तथा वर्ग प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए 2 बुजुर्ग मिलते हैं तो अपने अपने जमाने की बात करते हैं। अरे मेरा जमाना क्या था यार, आज ही कैसा जमाना आ गया, कैसे कैसे लोग हो गए, वो दिन कहाँ रहे, वो चीजें कहाँ गई, ये सब बातें होती हैं। 2 सास मिलती हैं तो अपनी अपनी बहुओं की प्रशंसा या आलोचना शुरू करेंगी। जब 2 हसीन लोग मिलते हैं तो अपनी अपनी सुंदरता की बड़ाई करते हैं। जब 2 बहुएं मिलती हैं तो अपने अपने सास की शिकायत करती हैं। जब 2 पॉलिटिशियन मिलते हैं, 2 राजनीतिक मिलते हैं, अगर एक दल के होंगे तो अपने दल की मिल की बड़ाई करेंगे, 2 दल के होंगे एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो लेखक कहना चाहता है कि भिन्न भिन्न तरह के लोगों के बीच बातचीत का भी विषय अलग अलग होता है। जैसा उम्र होता है, जैसी जीवन शैली होती है, जिस वर्ग के लोग होते हैं, उस तरह की उनकी बातें भी होती हैं। जिंदगी के बुनियादी जरूरतों की तरह बातचीत भी इंसान की अहम जरूरी जिंदगी के बुनियादी जरूरतों की तरह बातचीत भी इंसान की अहम जरूरत है। जिस तरह से भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा मनुष्य के लिए जरूरी है, उस तरह से बातचीत भी जरूरी है। जिस तरह से भोजन नहीं मिलने पर, जल नहीं मिलने पर, अच्छा घर नहीं मिलने पर इंसान अपने को अधूरा और दुखी महसूस करता है, उस तरह से बातचीत भी नहीं होने पर इंसान कुछ न कुछ कठिनाई और कमियों को महसूस करता है। वाणी हमारे व्यवहार की परिचायक होती है। बातचीत के द्वारा दिल की बातें लबों तक पहुंचती हैं और चेहरे रूपी आईने पर इंसान का गुण और दोष झलकता है। जब आदमी बोलता है तो उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसके गुण दोषों का पता चलता है। इंसान जब तक कुछ बोलेगा नहीं, उसके बारे में कुछ पता लगाना कठिन होता है, सहज नहीं होता है। कौवा और कोयल का फर्क तब पता चलता है जब दोनों बोलते हैं। बिना बोले हुए उनका पता नहीं चल सकता है। सबसे उत्तम बातचीत का तरीका है कि हम खुद से बात करें। जब इंसान मन की अनंत गहराइयों में डूबता है तो विचारों के रत्न मिलते हैं जो उसके जीवन को सार्थक और आनंदमय बना देते हैं। यह आत्म साक्षात्कार है, यही परम योग है और यही महामिलन भी है। लेखक कहना चाहता है कि जब इंसान एकांत में बैठकर, तन्हाइयों में बैठकर खुद से बातचीत करता है, विचारों की गहराइयों में डूबता है, तो उसे
नए नए अनुभव मिलते हैं, नए नए मन में ख्याल आते हैं, उसके जीवन को वह सार्थक बनाते हैं। यहाँ पर कवि एक दार्शनिक अंदाज में बात करने लगता है और आध्यात्मिक विचार से ओतप्रोत हो जाता है। अंत में कवि बातचीत की महत्ता देता है और कहता है कि वह बातचीत सर्वोत्तम है, वही बातचीत असली होती है जो हम खुद से बात करें, यानी कि आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दे विचारों के माध्यम से। इसी को कुछ लोग समाधि कहते हैं, इसी को कुछ लोग अमर प्रेम कहते हैं। तो इसके साथ ही ये पाठ सारांश आपका समाप्त होता है। हम इस लेक्चर के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाल दिए हैं, उसका उत्तर भी आपको उपलब्ध करा दिए हैं। आप इस पाठ सारांश का अभ्यास कर लें लिखने का, इसको बढ़िया से 2 बार 3 बार पढ़ें, देखें, नोट करें और ये आपके लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो गया जो 5 अंक का होता है। इसके साथ ही लेखक परिचय और पाठ के अंदर से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जो 25 अंक के होते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन 15 अंक और ये 25 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न की आपको तैयारी हो जाएगी, यानी 40 अंकों की तैयारी आपको हो जाएगी। इसके अलावा आपका सप्रसंग व्याख्या और शॉर्ट क्वेश्चन का भी आप उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। व्याख्या को भी आप लिख देंगे, व्याख्या भी आप आसानी से लिख लेंगे और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बाद में उपलब्ध कराएंगे, उसका आंसर भी उपलब्ध कराएंगे और सप्रसंग व्याख्या भी उपलब्ध कराएंगे। हमारा आज का ये लेक्चर और वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई शिकायत हो तो कमेंट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और ईमेल के जरिए हमको सूचित कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।